Today we will study some more concepts of chemical bonding. We have already studied many concepts. Now let us understand how we calculate the formal charge on an atom. Now already I have told you कि हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का कैसे बनाते हैं। अगर हमें बोला जाए कि उसमें से हमें किसी भी एक एटम का चार्ज निकालना है, उसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ओजोन। ओजोन मॉलिक्यूल का मुझे हर ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आई विल ड्रॉ द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर फॉर ओजोन। तो मैं क्या करूँगी, ऑक्सीजन को सेंटर में लेके दो ऑक्सीजन्स को साइड में लूँगी। ये मेरा सेंट्रल एटम है। नाउ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ओजोन? देयर आर 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ओजोन। नाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट दीज 18 इलेक्ट्रॉन्स ताकि इन सब ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? नाउ आई हैव ऑलरेडी यूज्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मेरे पास कितने बच गए? आई एम लेफ्ट विथ 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 4 5 6। पहले हम साइड वाले ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। 6 7 8 9 10। Now look here, 6 and 6 12 and 13 14 15 16 17 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीट, पर अभी भी सेंट्रल ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक लोन पेयर को मल्टीपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दूंगी। तो अब सब ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी 18 यूज़ हो गए। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू कैलकुलेट कि इन सब ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर क्या चार्ज है। अब ओवरऑल अगर मुझे पूछा जाए कि ओजोन मॉलिक्यूल पर क्या चार्ज है, तो मुझे दिख रहा है कि ओजोन इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इट्स चार्ज इज़ 0। अब मैं क्या करूँगी, लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम O1 and I have to calculate the formal charge on this oxygen atom. Now first let us understand what is the formula of formal charge. Formula is V minus L minus half S. Now what is V here? V is the valence electrons, L is the lone pair electrons and S is the shared electrons. Now let us apply this formula to oxygen atom 1. How many valence electrons are there in oxygen? 6. How many lone pair electrons? Let me see the number of dots here. There are 4 dots. And how many shared electrons? Since there are 2 bonds, इसका मतलब कितने shared electrons हो गए? 4. So half into 4. तो आंसर कितना आ गया? आंसर will be 0. That means the formal charge on oxygen 1 is 0. Now let us calculate the formal charge on oxygen 2. How many valence electrons? 6. Lone pair electrons on oxygen 2. We have 2 lone pair electrons and shared electrons because there are 3 bonds. तो 6 shared electrons हो जाएंगे। हाफ इंटू 6, आंसर आ जाएगा +1। अब हम थर्ड ऑक्सीजन पर कैलकुलेट करेंगे। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 6 डॉट्स में देख पा रही हूँ। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6 एंड हाउ मेनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली 2 क्योंकि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। सो दैट मीन्स मेरा चार्ज आ गया -1। नाउ अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो टोटल चार्ज विल बी 0, इंडिकेटिंग दैट ओजोन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। नाउ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम इन CO3 2 नेगेटिव। सबसे पहले मैं CO3 2 नेगेटिव का
ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कार्बन? 4, ऑक्सीजन 6 into 3 18 and plus 2 electrons, this comes out to be 24। अब मैं क्या करूँगी, कार्बन एटम को सेंटर में लिख के ऑक्सीजन्स को साइड में ले लूँगी और सबसे पहले इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा दूँगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए? 6। अब मुझे इन ऑक्सीजन्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मेरे पास अभी भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनसे मैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ऑक्सीजन्स का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो व्हाट विल आई डू, मैं किसी भी एक ऑक्सीजन का ये एक लोन पेयर लेके मल्टीपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर दूंगी, तो अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि मुझे इस कार्बन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डॉट नहीं है, एंड हाउ मेनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 8। तो फॉर्मल चार्ज आ गया 0 ऑन दिस कार्बन एटम। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था, आप ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज को इसी फॉर्मूलाज को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो आप सबसे पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, फिर आप ये फॉर्मूला लिखोगे, then you will substitute the valence electrons, lone pair electrons and shared electrons, and then you will find out the formal charge. Now let us understand the next concept, that is valence bond theory. अब हम समझेंगे कि हम किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को, we will understand the formation of any molecule using the valence bond theory. Let us understand the formation of H2 मॉलिक्यूल, कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो वो कैसे बनता है और वो क्यों बनता है। Now हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स दे कम नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं, उसके बाद वो बॉन्ड बनाते हैं। अब now there are two types of forces that are involved। जब दो एटम्स दे कम क्लोज टू ईच अदर, दोनों के बीच में दो टाइप की फोर्सेस हैं, वन इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स एंड अदर इज़ फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जहाँ तक वो एटम क्लोज आ सकते हैं, दैट इज़ अट्रैक्शन करते करते वो पास आएंगे, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स हम बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी? बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस जब द एनर्जी रिलीज्ड is greater, that is force of attraction is greater than the force of repulsion। तो bond formation कब होगी? जब energy will be released and two atoms will come together and they will form a bond। Now let us understand, अगर hydrogen molecule मुझे बनाना है तो there are two hydrogen atoms which I have to take, hydrogen atom 1 and hydrogen atom 2। अब hydrogen atom के अंदर क्या क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट आर इन्वॉल्व्ड हियर। अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके बीच में होंगी? ऑब्वियसली बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड बिटवीन द अदर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो कितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं? 2। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मेनी रिपल्सिव फोर्सेस आर देयर। Repulsive forces here, again hydrogen 1, hydrogen 2, electron 1, electron here and nucleus। अब repulsions किसके बीच में होंगी? Between the same charge species। So that means, और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी और इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगी। तो हाउ मेनी रिपल्सिव फोर्सेस आर देयर? 2। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस भी दो हैं,
रिपल्सिव फोर्सेस भी 2 हैं, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है. What does that indicate? Experimentally it is observed कि repulsive forces are less than the attractive forces. That is, magnitude of attractive force ज़्यादा है as compared to the repulsive force. That is why hydrogen bond formation takes place. Now using this valence bond theory, we will understand कि helium 2 molecule क्यों exist नहीं करता. Now let us understand the non-formation of helium molecule कि helium molecule क्यों नहीं exist करता. Now we will calculate again by the same method जो हमने अभी hydrogen के लिए use किया था. We will calculate the attractive forces and repulsive forces. Now first let us see how many attractive forces are there between two helium atoms, helium 1 and helium 2. ना जैसे हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो वी हैव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, एंड वी हैव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगी? इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में. ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, और इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में. So how many attractive forces are there? There are 4 attractive forces. Now let us calculate कितनी repulsive forces हैं. Helium 1, helium 2, electron, 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 nucleus and nucleus. अब repulsion किसके बीच में होगी? Between this electron and this electron, between this electron and this electron, this electron, this electron and nucleus. So how many repulsive forces are there? There are 5 repulsive forces. So that means magnitude of repulsive forces is greater than the attractive forces. Attractive forces सिर्फ 4 हैं, repulsive forces are 5. So since repulsive forces are more, so formation of helium molecule will not take place. Now let us understand how to calculate the number of sigma and pi bonds in a molecule and understand the formation of sigma and pi bonds using some orbital diagrams. Now let us understand using orbital diagrams that how do we calculate the number of sigma and pi bonds in a molecule. Now single bond has 1 sigma bond. There is no pi bond in a single bond. Double bond has 1 sigma 1 pi and triple bond में 1 sigma and 2 pi bonds. अब पहले हम इथेन मॉलिक्यूल के लिए समझेंगे. इथेन क्या होता है? इथेन इज C2H6. हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. मैंने आपको बताया था कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगर कार्बन 4 एटम्स के साथ अटैच्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. ये वाला कार्बन 4 के साथ अटैच्ड है तो sp3. सिमिलरली दिस कार्बन ऑल्सो sp3. नाउ let us understand the orbital diagram and see how the sigma bond formation takes place. sp3 में शेप क्या होती है? इट इज टेट्राहेड्रल. ये आपके हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा. ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं.
अब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज द ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आपको बताया था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब ओवरलैपिंग होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना है और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स। तो अब हम समझेंगे कि इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। इथीन इज C2H4। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाउ देयर इज वन डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो अब हम समझेंगे कि ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है। What is the hybridization of this carbon atom? It is sp2। sp2 क्यों है? क्योंकि ये कार्बन 3 एटम्स के साथ अटैच्ड है, 1 2 3, और ये कार्बन भी 3 के साथ अटैच्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो जाएगी। नाउ लेट अस ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम। sp2 में शेप क्या होती है? इट इज ट्राइगोनल प्लानर। तो हम ट्राइगोनल प्लानर शेप बनाएंगे। नाउ दिस बॉन्ड जो यहाँ पे फॉर्म होगा ये आपका कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और ये आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये आपके कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलता है? हमें पता है कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओनली 2 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है कि एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बच जाएगा और ये p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाएगा। अब हम देख रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड इज़ वेरी स्मॉल, इसीलिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, और यहाँ हम देख रहे हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज़ लार्ज, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये फॉर्मेशन है पाई बॉन्ड की और ये फॉर्मेशन है सिग्मा बॉन्ड की। तो इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 sigma and 1 pi. Now we will understand the orbital diagram of ethine and how 2 pi bonds are formed in a triple bond. Now let us understand the orbital diagram for ethine. Ethine का structure क्या होता है? Ethine is C2H2। जब हम structure बनाएंगे तो ये ethine का structure बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड में वी हैव 1 सिग्मा एंड 2 पाई। अब हमें यही समझना है कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स कैसे आते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज कार्बन एटम्स। कार्बन जो ये वाला कार्बन है ये कितने एटम्स के साथ अटैच्ड है? 1 एंड 2। तो दैट मीन्स व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? इट इज़ sp और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन में द शेप इज लीनियर, द शेप इज लीनियर। यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। नाउ ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब क्या करेंगे? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका क्या मतलब है? sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है
कि ओनली वन p ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, जबकि p ऑर्बिटल जब हम बात करते हैं तो p सबशेल में देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स। इसका क्या मतलब है कि 2 p ऑर्बिटल अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम वो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स बनाएंगे और ये वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। अब जिन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन सेम होती है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं के बीच में बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है। तो दैट मीन्स ये वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड और ये वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं दे विल फॉर्म अनदर पाई बॉन्ड। तो ये 2 पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो गई और ये एक सिग्मा बॉन्ड। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ sigma and pi bonds in ethyne molecule. So 1, 2, 3 sigma and 2 pi. अब अगर हमें कोई और मॉलिक्यूल गिवन है तो हम उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज मुझे टॉल्वीन गिवन है। टॉल्वीन इज दिस मॉलिक्यूल, इट इज C6H5 CH3। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन्स हैं, कितने कार्बन्स हैं और कितने बॉन्ड्स हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितने भी बॉन्ड्स होते हैं सब में एक सिग्मा बॉन्ड होता ही है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड। टोटल बॉन्ड्स जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास आ गए 15 सिग्मा बॉन्ड्स। एंड अगर मैं डबल बॉन्ड्स देखूं तो आई कैन सी 3 डबल बॉन्ड्स, दैट मीन्स 3 पाई बॉन्ड्स। तो दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट the number of sigma and pi bonds in a molecule. Now let us move on to the next topic, that is hydrogen bonding. अब आपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, आपने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, कौन से एटम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाते हैं, what are the conditions under which hydrogen bond formation takes place, what are the types of hydrogen bonds which are formed, and what is the consequence of hydrogen bonding on the properties of certain compounds which show this hydrogen bonding. Now hydrogen bond क्या होता है? Hydrogen bond is a bond which is formed between hydrogen and a small electronegative element. So what are the conditions for hydrogen bonding? पहली condition, atom should be small. Atom should be small. और दूसरी condition, it should be highly electronegative. Highly electronegative. तो एक एटम तो हाइड्रोजन होगा ही। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो एक एटम तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन है। दूसरा एटम क्या होगा, उसके लिए ये 2 कंडीशंस हैं कि दूसरा एटम छोटा होना चाहिए और दूसरा एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो मेरे पास जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये छोटे भी हैं और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं। अब अगर मुझे डिसाइड करना हो कि आउट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा एटम बनाएगा, तो जो सबसे ज़्यादा छोटा है और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। आउट ऑफ दीज 3 एटम्स फ्लोरीन इज़ द
most electronegative and the smallest atom, so that means fluorine will form the strongest hydrogen bonds. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो सकता है? नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि H2O इज अ लिक्विड, देन वाई H2S इज अ गैस, जबकि दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं. ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, सल्फर भी ग्रुप 16 को बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी वाटर लिक्विड है और H2S गैस है. इसका क्या रीज़न है? क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विफाई एंड दैट इज़ वाई वाटर इज़ अ लिक्विड. क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी जल्दी लिक्विफैक्शन होगी. सो दैट मीन्स वाटर इज़ अ लिक्विड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH3 हैज़ अ higher boiling point than PH3. Now, what is the reason of this? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा क्यों है? जबकि क्या होता है कि डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन फिर भी NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा है. वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. HF इज अ वेरी वीक एसिड. HF बहुत वीक एसिड क्यों है? क्योंकि HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. एसिड क्या होता है? जो इजीली H+ को रिलीज कर दे. क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. नाउ सी, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन दिस फ्लोरीन एंड द हाइड्रोजन ऑफ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल. तो क्योंकि ये हाइड्रोजन इज attached with covalent bond with this fluorine atom and hydrogen bond with this fluorine atom, तो H+ का रिलीज होना बहुत मुश्किल है. टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पहला टाइप क्या है? द फर्स्ट टाइप इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या मतलब है कि एक एटम मेरा, जैसे अगर मैंने लिया वाटर, तो ऑक्सीजन अगर इस मॉलिक्यूल का है या हाइड्रोजन अगर इस मॉलिक्यूल का है, तो ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का होगा, लाइक दिस. तो द बॉन्ड फॉर्म्ड हियर इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एक एटम एक मॉलिक्यूल का है और दूसरा एटम दूसरे मॉलिक्यूल का है. Now let us understand intramolecular hydrogen bonding. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है कि दोनों एटम्स सेम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है? दिस इज बेंजीन. बेंजीन के ऊपर OH को हम बोलते हैं फिनॉल, और जो बॉन्ड बनता है बिटवीन, सो दिस बॉन्ड इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वी लुक हियर कि हाइड्रोजन भी इसी मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है, ऑक्सीजन भी इसी मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है. So this is my intramolecular hydrogen bond which is weaker as compared to intermolecular hydrogen bond. Now this is orthonitrophenol. Now let me draw paranitrophenol. Orthonitrophenol में there is intramolecular hydrogen bonding
लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन अगर इस मॉलिक्यूल का है तो हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का होगा। सो दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इंटर है और ऊपर वाला इंट्रा है। दिस इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर्ड टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयर इज अ क्वेश्चन दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। दिस इज स्टीम वोलेटाइल कि ये स्टीम से इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल विल नॉट। नाउ व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देयर इज वीक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से दिस विल not evaporate with steam, but this will distill with steam. Now let us understand some other examples and some other questions on hydrogen bonding. Although nitrogen and chlorine have same electronegativity, but still chlorine does not form hydrogen bonds. Now what is the reason? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा है। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए टू कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। एटम शुड बी स्मॉल एंड एटम शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न है कि क्लोरीन में साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आई हैव अल्कोहल विच इज़ इथेनॉल एंड आई हैव ईथेन। नाउ आउट ऑफ दीज टू किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और क्यों? इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ईथेन से ज़्यादा है, क्योंकि इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एसोसिएशन ऑफ टू इथेनॉल मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। इसीलिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ईथेन। तो जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। Now what is the reason why ice floats on water? क्योंकि ice has a cage like structure जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और केज लाइक स्ट्रक्चर में वेकेंट स्पेसेस हैं जिसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रैप्ड, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है एंड आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो आज हमने कॉन्सेप्ट समझे, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने समझा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों बनता है, He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता है। फिर हमने समझा कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो हम उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड हाउ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन अ मॉलिक्यूल। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में गिवन है, आप उनको ट्राई करना यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।